हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। सो इससे पिछले वाले सेशन में हमने रियल नंबर को स्टार्ट करा था, जिसमें हमने एचसीएफ, एलसीएम और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था उसको स्टार्ट किया था। काफ़ी चीज़ों को समझ लिया था। फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, फिर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड करते। फटाफट से कुछ क्वेश्चन के साथ हम चैप्टर को फटाफट से रिकॉल करते जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है 7560 है, इसको 2 की पावर 3, 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7 में लिखा हुआ है, तो p और q के बारे में बताओ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आप 7560 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फटाफट से हम यहाँ पे रफली देख लेते हैं। तो आप पहले 2 से काटोगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 8 जा 16, फिर आप 2 से काट दोगे, 1890 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 945 आ जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर 3 से कट जाएगा 105 बार में। फिर 3 से कट जाएगा, फिर से आपका 3 दूनी 6, 3 बचे 15, सॉरी 3 तिया 9 और 3 बचे 15, फिर 5 सते 35। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 मिल गया। 3 की पावर p, और यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो ये p ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3 को। q इंटू 7, अब यहाँ पे 5 और 7 है, तो 7 वहाँ भी है, यानी q का काम कौन कर रहा होगा, 5। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले गए हैं। होपफुल ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है मिड टर्म में, या आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्या कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180, ऐसा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। कह रहा है 144 और 180 का एचसीएफ जो है उसको 13m माइनस 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे हमें क्या है, 140 और 180 की बात हो रही है। ठीक है, 140 और 180 है, इन दोनों का जो एचसीएफ आया है वो कैसे लिखा है इन्होंने, 13m माइनस 3। कैसे लिखा है, 13m माइनस 3। तो बताओ इसमें m की वैल्यू क्या है भाई। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ है, हम अपने फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अगर हम 140 को फैक्टराइज करें, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, है ना, सॉरी 2 6 जा 12, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 2 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो 144 जो है वो उसका फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, यानी 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 की पावर 2। ऐसी 180 है, इसको फैक्टराइज कर लो, 2 से जाएगा 90 बार में, फिर 2 से 45 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5, और 5 बन जा 5। सो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 5। अगर हम एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बोला था कि हम यहाँ पे जो सबसे छोटी पावर है, लोएस्ट पावर है, उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, तो इन दोनों को हम ले लेंगे। तो 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना आ गया हमारा एचसीएफ, 36। कितना आ गया यहाँ पे, 36। अब एक्चुअल में जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएं, तो हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 36, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एचसीएफ है वो 13m माइनस 3 है। तो माइनस 3 उठ के इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 इज इक्वल टू 13m। 13 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड देगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऐसा ही रिलेशन एलसीएम के बेस पे भी दे सकता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने अभी देखा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, n हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर ऑड पावर है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर जो आता है वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, किस में आता है, नेगेटिव में। अगर किसी नंबर की पावर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर किसी नंबर की पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये बेसिक सी बात हमें पता है। और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आना है, 1 ही आना है। अब देखो, -1 की पावर n, n एक ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -1। -1 की पावर 2 n, अब n क्या है, एक ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर में आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 एक इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इवन ही आता है। और अगर माइनस की पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ऐसी देखो, 2n क्या बन गया था हमारा, इवन। इवन में अगर आप 1 जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमेशा ऑड। और ऑड की पावर अगर नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, 4n + 2। भाई n क्या है हमारा, ऑड नंबर।
ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, और इवन में अगर इवन जोड़ दोगे तो आंसर इवन ही आएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, +1। तो -1 +1 -1 +1 सब कट के आंसर कितना आ गया, 0। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बस कुछ चीज़ों की बात ध्यान में रखनी थी और हमारा ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, या फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने, हमने यहाँ तक देख लिया था, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, अगर आपने वहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखे हैं तो फटाफट से यहाँ पे आप जल्दी से लिख दीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर मेरा n कोई नेचुरल नंबर है, सो इज इट पॉसिबल कि जो 6 की पावर है इट कैन एंड विद द डिजिट 0। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखो कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0 है वो कौन कौन से, कुछ बेसिक नंबर ले ले। जैसे हमें 10 पता है, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट डिजिट क्या है, 0। सही बात है, ये सब ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट क्या है, 0। इसमें तो कोई आपको दो राय होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जरा मैं इनके फैक्टराइज करता हूं, इनका मैं फैक्टर निकालूं तो 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5। 20 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो 2 टू द 4, 4 5 जा 20। 13 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 4 को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। 50 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 टू द 4 5 जा 20, सॉरी है ना, हमें चाहिए 5 इंटू 5 5 जा 25, 25 2 जा। ठीक है, 60 को करेंगे तो 2 इंटू 30, 30 हो जाएगा 6 इंटू 5, या 6 इंटू 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू द 4, 4 से 12, 12 5 जा 60। इन सब का यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब नोटिस क्या करना है हमें यहाँ पे, अगर हम गौर करें इन सभी नंबरों में तो मुझे देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 5, यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 5, यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 5, यहाँ भी मुझे 2 इंटू 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 इंटू 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मुझे 2 इंटू 5 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स क्योंकि 10 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 और 5। अगर यूनिट डिजिट 0 है किसी भी नंबर में तो वो जरूर 10 उसका एक फैक्टर होगा, और बेसिकली 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5। तो यहां से एक बात क्लियर क्या होती है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आने के लिए क्या कंपलसरी है, उस नंबर के फैक्टर 2 और 5 उस नंबर के फैक्टर होने चाहिए। अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं तभी इट कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अदरवाइज वो कभी भी 0 यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो फिर ये चीज जो है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी आसान हो जाता है हमारा। ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। हम कह रहा है कि क्या 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। यहां पे हम डायरेक्ट एक रिलेशन लिखेंगे, टू एंड विद द यूनिट डिजिट 0, विद द यूनिट, to end with the unit digit 0, the number should have 2 and 5 as its factor। ठीक है, किसी भी नंबर का 0 से एंड होने के लिए उसके 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए। हियर यहां पे हम बात कर रहे हैं 6 की पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर की यहां पे बात हो रही है ना। तो अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो 2 इंटू 3, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, factors of 6, but to end with the digit 0, but to end with the digit 0, to end with the digit 0, the number should have 2 and 5 as their factor, as their factor। Hence 6 की पावर n can never
एंड विद द डिजिट 0, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया 0 यूनिट डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 हमारे फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पे 2 और 5 उसके फैक्टर नहीं है, इसलिए इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, यहीं पे आपको इस तरह से भी बोल सकता है कि क्या 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो इसका भी सेम प्रोसीजर होगा कि 4 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 की पावर n, सो टू एंड विद द यूनिट डिजिट 0 द नंबर शुड हैव फैक्टर एज 2 and 5, बट दिस डज नॉट हैव फैक्टर 2 and 5, सो इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार हमें देखने को मिलता है, खासकर मिड टर्म वगैरह में एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब मैंने आपकी इससे पिछले वाला सेशन आपने लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने पूरे नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन कराया कि भैया नंबर्स को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, दैट रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें ज़्यादा जिक्र करना नहीं था, सो हमने डिस्कस नहीं करा है। रियल नंबर को हमने देखा था कि रियल नंबर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करा, रैशनल के बारे में डिस्कस करा, फिर रैशनल के ही पार्ट थे नेचुरल, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, सारी चीज़ें। तो वहीं पे हमने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था। कॉम्पोजिट नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। इफ़ अ पर्टिकुलर नंबर हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर देन इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। वो एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम? भाज्य संख्या। हिंदी वाले बच्चे भी काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा जो आपके सर के ऊपर से चले जाए। ठीक है, और अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं वहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दूंगा। यानी हमें यहाँ पे दर्शाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या, इसे सिद्ध करना है। तो मुझे बस क्या ध्यान में रखना है कि मुझे कैसे भी करके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी कि गुणनखंड दर्शाने होंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं हमारे पहले नंबर की। ठीक है, पेनवा चेंज कर ले थोड़ा। क्या कह रहा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। अब देखो, ये पूरा एक इंडिविजुअल नंबर है और ये एक अलग नंबर है, यानी 2 अलग अलग टर्म्स हैं यहाँ पे। जब मैं इन दोनों टर्म को देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है? 15। 15 जो है वो दोनों में ही क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे क्या मिला? 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पे क्या है? देखो, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड देने से नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे 15 इंटू 1 कोई लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं 15 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 15 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। बस अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 सत्ते 77 हो गया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 में 7 जोड़ोगे ये 98 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 982। आप देखोगे 982 के भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अगर हम 982 को फैक्टर करें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 से तो कट नहीं रहा ये, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 2 3 1 10 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा ऑब्वियसली, 11 से भी नहीं कट रहा हमारा, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 दूनी 34, 6 15, 17 से भी ऑब्वियसली नहीं कट रहा है, 151 है ना, 17 से नहीं कट रहा, 18 19 से देख ले, 19 दूनी 38, 19 से भी नहीं कट रहा, 21 से भी नहीं कट रहा। खैर जिससे भी कटे ये, अगर ध्यान देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 491। हमने क्या लिखा था यहाँ पे? जब इसका फैक्टराइज करा था तो क्या आया था? 491 आया था। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 491। 982 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 491। अच्छा, 15 जो है, 15 को भी क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5, तो देखा जाए यहाँ पर आपको कितने नए फैक्टर देखने को मिल रहे हैं? कम से कम 4 फैक्टर तो देखने को मिल रहे हैं ना। सो अगर किसी नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। हेंस दिस नंबर हैज 4 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये एक भाज्य संख्या है।
क्योंकि इसके 4 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हो जाते हैं तो भी ये क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। सेम वही वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 17 दे रहा है, कॉमन ले लोगे, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, आपको 7 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, दोनों में ही कॉमन लेने के लिए कॉमन ले लोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह करोगे और फिर देखोगे कि क्या आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। अगर आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं तो हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी हमें। ठीक है, बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे की ओर। अब हम कुछ हमारे वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हमें एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को समझें, तभी हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें आ जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को साथ में। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर। भैया 3 लोग हैं, सुबह सुबह पैदल चलने की सोची उनने, और कैसे स्टेप है कि भाई पहला बंदे का स्टेप 40 सेंटीमीटर पे, हर दूसरे व्यक्ति का हर 42 सेंटीमीटर पे, तीसरे का 45 पे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कह रहा है कम से कम कितनी दूरी इन प्रत्येक व्यक्तियों को तय करनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, है ना। कम से कम कितनी दूरी प्रत्येक व्यक्ति को चलनी चाहिए ताकि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, पूरे स्टेप्स में तीनों के तीनों बराबर की दूरी तय कर पाए। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली एचसीएफ और एलसीएम में निकाला जाएगा, बट पॉइंट ये है कि कब किस चीज़ की बात होगी। तो मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाया था कि अगर मान लो यहाँ पे तीनों की बात कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि कम से कम, है ना, यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है। जब भी मिनिमम, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट वगैरह की बात हो रही हो, जैसे मैंने कहा कि भाई अभी मान लो सुबह के 10 बज रहे हैं, 3 प्लेटफॉर्म है ए बी सी, तीनों पर मेट्रो खड़ी है ना। इस वाले ए पर हर एक 10 मिनट पे मेट्रो आ रही है, इस पे हर एक 15 मिनट पर, और इस पे हर एक 5 मिनट पे मेट्रो आ रही है। तो अगर 10 बजे तीनों पे एक एक मेट्रो, तीनों पे मेट्रो खड़ी है, तो कितनी देर बाद इन तीनों प्लेटफॉर्म पे फिर से मेट्रो खड़ी होगी। तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि कम से कम मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि इन तीनों पे एक साथ ही मेट्रो आ जाए। तो जब भी मिनिमम या शॉर्टेस्ट की बात होगी तो वहां पे हम ट्राई करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने की। और अगर हमें हाईएस्ट पॉइंट निकालना हो, जैसे कि भाई 3 मेरे पास रॉड रखी हैं, एक 100 सेंटीमीटर का, एक 150 का और एक 200 सेंटीमीटर का, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो सबसे लंबी रॉड की लेंथ बताओ जो इन तीनों को प्रॉपर तरीके से मेजर कर जाए, पूरा तरीके से माप दे, उस रॉड की लंबाई बताओ। तो इस केस में मुझे सबसे बड़ा रॉड चाहिए जो इन तीनों को मेजर कर दे। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ का रॉड चाहिए होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को जज करना है। तो यहां पे मॉर्निंग वॉक की बात की गई है तीनों की, तो हम इन तीनों का ही क्या निकाल देंगे, हमें मिनिमम चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। भाई 40 को आप लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 3 इंटू 5, 42, 6 सत्ते 42, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7, 45 जो होता है 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2, तो हमने एलसीएम में क्या देखा था, हाईएस्ट पावर देखते हैं, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 इंटू 7। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये 8, ये 9, ये 5 7 जा 35। ठीक है, या फिर इसको 5 इंटू 7 रहने देते हैं। देखो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 7 नमा कितना हो जाएगा, 63। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 तिया 12, 4 छक 24 और 1 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, 2520 सेंटीमीटर, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। तो कितना दूरी चलनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, 25 सेंटीमीटर चलना चाहिए, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब अपने स्टेप को पूरा करते हुए तीनों 2520 चलेंगे। देखो 2520 42 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इतनी दूरी अगर हर कोई व्यक्ति चलेगा, अगर 2520 सेंटीमीटर की दूरी अगर प्रत्येक व्यक्ति चलेगा तो वो अपने पूरे स्टेप्स भी पूरे कर लेगा। इससे कम अगर वो दूरी चलते हैं तो वो अपना कंप्लीट स्टेप, मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे मेरा 40 का है तो ये 40,
40 40, सारे कदम मेरे जब 40 सेंटीमीटर के होंगे तो मैं ये दूरी तय कर पाऊंगा। अगर इससे कम चला, मान लो मैंने 2500 चला, तो मैं 40 सेंटीमीटर का कर पाऊँ। ये बंदा तो शायद मान लो पूरा कर लेगा, बट ये 42 वाला या 45 वाला जो है वो अपनी पूरी दूरी तय नहीं कर पाएगा, मतलब जो पूरे कदम है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एलसीएम सिंपल सा निकालना था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग अ सेल, color pencils were being sold in packs of 24 each and crayons in pack of 32 each। ठीक है भाई, कोई सेल चल रही है, कलर पेंसिल जो है सोल्ड इन पैक्स, पैकेट्स में बिक रहे हैं, ऑफ 24 ईच, है ना, कितने 20 हैं पैकेट में, और जो क्रेयॉन्स हैं वो 32 ईच है। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, अगर मुझे एक फुल पैकेट चाहिए, है ना, किसका, क्रेयॉन्स और पेंसिल दोनों का, तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। ठीक है, तो दोनों के, क्रेयॉन्स के और पेंसिल के कितने पैकेट हमें चाहिए होंगे ताकि फुल पैक ऑफ बोथ द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, है ना, कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स दोनों सेम नंबर का आ जाए, फुल पैक हमें चाहिए होगा, तो कितने पैकेट्स मुझे दोनों के खरीदने पड़ेंगे। तो यहां पे हम क्या चाहेंगे, यहां पर भी हम क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, कि मिनिमम कितने पेंसिल मुझे चाहिए और कितने क्रेयॉन्स चाहिए मुझे अपने पैकेट बनाने के लिए, मुझे बंडल बनाना है ना, तो मिनिमम की बात हो रही है, स्टिल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम, है ना। सो कलर पेंसिल्स वर सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन अ पैक ऑफ 32 ईच। तो ये जो आपका 24 एंड 32 है, इसका आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। तो देखो 24 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 32 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 की पावर 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3, तो यह हो जाएगा 96। यानी कि दोनों के ही कम से कम कितने पीस चाहिए होंगे, मुझे 96 ही पेंसिल चाहिए होंगे और 96 ही मुझे क्या चाहिए होंगे, क्रेयॉन्स चाहिए होंगे। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पैकेट कितने बनेंगे भाई, इतने तो पेंसिल आएंगे, कम से कम पूरा पैकेट बनाने के लिए, बंडल बनाने के लिए कम से कम मुझे 96 पेंसिल भी खरीदना होगा और कम से कम 96 मुझे क्या खरीदना पड़ेगा, क्रेयॉन्स खरीदना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, पैकेट्स ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल के कितने पैकेट बनेंगे भाई टोटल पेंसिल कितने हैं, 96। एक पैकेट में कितना आता है, 24। तो 24 4 जा 96, तो 4 पैकेट आएंगे पेंसिल के, पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स के कितने पैकेट बनेंगे भाई, तो टोटल क्रेयॉन्स कितने हैं तुम्हारे पास, 96 है ये भी, और पेंसिल कितने हैं एक पैकेट में, 32, तो ये आ जाएगा 3। तो मतलब तुम्हारे पास 3 पैकेट पेंसिल के बनेंगे और 4 पैकेट पेंसिल के बनेंगे और 3 पैकेट जो तुम्हारे क्रेयॉन्स के बनेंगे, और टोटल पेंसिल कितना होगा और टोटल क्रेयॉन्स कितने होंगे, तो दोनों 96 के होंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम करके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। एक और क्वेश्चन है शानदार सा, सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। देखो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे भी हम ऑब्वियसली काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला है आप व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के लिए भी पीडीएफ दूंगा, ये वाली लिंक भी शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और भी इवन जैसे जो और भी कोई बुक्स के क्वेश्चन है, आरडी के, आरएस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं स्क्रीनशॉट, फोटोज, पीडीएफ की फॉर्म में जो भी हो सकेगा मैं वहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सो आप वहाँ पे बने रहें, एक्टिव रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 31 एंड 99 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें एक नंबर पता करना है, सबसे बड़ा नंबर पता करना है जो इन दोनों को डिवाइड दे, तो जिसमें 5 और 8 हमें क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, कि वो जो नंबर है वो हमारा क्या है, x। अब खास बात क्या है, जब ये x 31 को डिवाइड देता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 5। जब ये x 99 को रिमाइंडर डिवाइड देता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 8। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, अगर मुझे पता करना हो कि 5 और 8 रिमाइंडर ना आए, इसका मतलब क्या होगा, 5 और 8 रिमाइंडर ना आए, इसका मतलब जो नंबर होगा, सो अगर मैं 31 में से 5 माइनस कर दूं, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है, इसको मैं हटा दूं तो कितना आ जाएगा, 26।
ऐसे ही मेरा नंबर है 99, इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, अगर मैं इसको हटा दूं तो 91, यही तो होगा। यानी अब जो ये दोनों नंबर होंगे ये इससे पूरी तरह से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। सच बात देखो भाई, वो कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर जो है जब वो 31 को डिवाइड देता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, 5 बच जा रहा है ना, जो भी नंबर होगा, जैसे मान लो 31 को किसी से भी डिवाइड दे रहे हो तो डिवाइड देके रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। अगर मैं इसमें से 5 नंबर कम कर देता तो वो इस x से डिविजिबल होता है कि नहीं। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा एक नंबर है 17, उसको जब मैं 2 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं तो एक कम करते ही क्या हो जाएगा 16, तो क्या ये 16 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। सेम इसी तरह से वो कह रहा है अगर आप अपने 31 को x से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यानी अगर मैं इसमें से 5 घटा दूंगा तो वो नंबर x से कट जाएगा, यानी वो नंबर क्या है 26 सॉरी 99 में से भी अगर मैं 8 हटा दूंगा तो कितना आएगा 91, यानी दीज आर द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय x, जो x से पूरी तरह से विभाजित होंगे। तो x से अगर ये पूरी तरह से विभाजित है तो x इन दोनों का क्या होगा, लार्जेस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 26 के फैक्टराइजेशन करें तो 13 इंटू 2 आ जाएगा, 91 का 13 सत्ते 91 यानी 13 इंटू 7। सो HCF ऑफ 13 एंड 91, सॉरी 26 एंड 91, 26 एंड 91 जो कि कितना आ जाएगा 13, यानी 13 सबसे बड़ा नंबर है। जब वो 31 को डिवाइड देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और 99 को डिवाइड देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। आप करके भी देख सकते हो, देखो 31 को डिवाइड दोगे तो 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, कितना रिमाइंडर आ गया 5। ऐसे 91 को दोगे तो भी कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं HCF LCM में इस तरह के बीच। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको कराना चाहूंगा, ठीक है, जो इसमें डायरेक्ट नहीं है, मैं वैसे समझा देता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि 18 से, 24 से और 36 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये है 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताएं जो 18, 24 और 36 से कट जाए। इसी के अलग अलग वेरिएशन आ सकते हैं कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इनसे कट जाएंगे, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, कुछ भी। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है बट मैंने वर्ड से समझा दिया। 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या होगा, तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है वो कितना बार होगा, 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। अब ये 18, 24, 36 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। देखो अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो वो उसका जो एलसीएम से कट रहा है तो वो 18 से भी कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकाल लूं, 18, 24 और 36 का क्या निकाल लूं, एलसीएम, तो अगर कोई नंबर इनके एलसीएम से कट रहा होगा तो इनसे भी कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, अगर एलसीएम से कट गया तो इनसे भी कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे 18, 24, 36 का एलसीएम। 18 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 24 का करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3, और हम 36 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3। सो एलसीएम इनका फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 8 9 जा 72। तो 72 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से, है ना, इनका क्या है, कॉमन मल्टीपल है, यानी 72 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। अब हमें पता करना था 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। भाई 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होता है। अब हम इसको ना इस 72 से डिवाइड देंगे। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, देखो 6 डिजिट का सबसे बड़ा 9, 6 बार 9 है। अब क्या ये 18 से कट रहा है, 24 से कट रहा है या 36 से कट रहा है। अब एक एक से डिवाइड देने की बजाय मैं इनका जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड दूंगा। अगर ये नंबर 72 से पूरी तरह से कट गया तो यही हमारा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जो इन तीनों से कटने वाला है। लेकिन अगर नहीं कटा तो एक बार डिवाइड देते हैं, इसको मैं 72 से डिवाइड देता हूं, अगर ये पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 5 6 बार 9 हो गया, 72 से डिवाइड देते हैं तो ये जाएगा हमारा एक बार में, ठीक है, 7 और ये 2 90 आ गया, तो कितने बार में, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, तो 3 बार में जा जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, ठीक है, 3 सत्ते 21, सॉरी 9 में से 6 जाएगा 3, ये आ जाएगा 63, फिर 9 आ जाएगा। अब हम कितनी बार में जा सकते हैं, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में जाना चाहिए, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, ये 3
13 में से 7 गया 6, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर हमारा एक और 9 आ जाएगा 639, फिर हमारा 8 बार में ही जाएगा 639, सॉरी 576, कितना जाएगा 576, फिर से कितना बच जाएगा 63। तो देखो एक बार 9 ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, फिर से कितना आ जाएगा 9, फिर 8 बार में कितना जाएगा हमारा 576, तो कितना आ जाएगा हमारा फिर से 63। तो ये 63 हमारा एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये तो ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से कट जाए, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। यानी अगर मैं अपने इस नंबर में से, अगर मैं अपने नंबर में से क्या माइनस कर दूं, 63 माइनस कर दूं, अगर मैं अपने नंबर में से 63 माइनस कर दूं, तो जो नंबर आएगा वो 72 से कटने वाला होगा। और अगर 72 से कट रहा है तो भैया वो 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से कट जाएगा। तो 6 डिजिट का जो नंबर निकालना है हमें वो क्या होगा, ये जो 6 बार 9 लिखा है हमने, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 63 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। 4 बार 9,99,936 जो है वो 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। यही वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी के अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ या 4 डिजिट का बताओ, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पहला फेज खत्म होता है जो रियल नंबर का बेस था, जहां पे हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेस्ड क्वेश्चन करे हैं। अब इस चैप्टर के 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना है और उसके हिसाब से फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो 2 क्वेश्चन, बेसिकली हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है भाई। इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, आप 9th क्लास पास करके आ रहे हो, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पे q कैन नेवर एंड विद कैन बी 0, और जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √6, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में भी हमने देखा था कि अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो कैसे है, रैशनल नंबर को इंडिकेट करता है। बट अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए या नॉन रिकरिंग हो जाए तो वो इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 9th क्लास में देखा था कि √2 √3 इर्रेशनल नंबर है, √5 इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि भाई √2 इर्रेशनल नंबर कैसे, मतलब इनका प्रूफ हमें देना है। तो यहाँ पे हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब अगर आपने एक पैटर्न को क्रैक कर लिया कि √2 को कैसे प्रूफ करना है, तो उसी पैटर्न पे √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा और √7 भी हो जाएगा। तो फटाफट से इसको देखेंगे, लेकिन इनको देखने से पहले एक बेसिक सी थ्योरम है, इसको हम समझते हैं। क्या कह रहा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, प्राइम नंबर क्या, कोई भी नंबर है, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कवि, समझते हैं। कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई नंबर ले लेते हैं कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है। जैसे मान लेते हैं ये है 5 का स्क्वायर 25, या फिर हम मान लेते हैं ये 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है 36। क्या 3 डिवाइड दे सकता है 36 को, 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। क्या 36 को 3 एक प्राइम नंबर है, क्या 36 3 को डिवाइड दे देगा, बिल्कुल, 12 3 36। तो वो कह रहा है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड देता है तो इसका मतलब p जो है, ये जो p है ये a को भी डिवाइड देगा। 36 किसका स्क्वायर था, 6 का, तो 3 6 को भी तो डिवाइड दे सकता है। वो इसी प्रॉपर्टी को बता रहा है, क्योंकि जो हमारा a स्क्वायर है भाई, a स्क्वायर p को काट पा रहा है, यानी p जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है। p जो है a स्क्वायर का एक फैक्टर है, अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो a का भी फैक्टर होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कहती है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को काट सकता है तो वो उस नंबर को भी काट देगा। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे 9 का स्क्वायर है 81, अगर 81 को 3 डिवाइड दे सकता है तो 81 जिसका स्क्वायर है उसको भी 3 काट सकता है, ठीक है। अगर 243 या फिर मान लो 441
441 7 जो है 441 को डिवाइड दे सकता है। तो 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। तो 7 21 को भी डिवाइड दे देगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कहती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम √2 √3 √5 जो इरेशनल प्रूफ करना है वो हम कर पाएंगे। तो आगे वाले दो क्वेश्चन को हम फटाफट से देखते हैं, जिसमें हम √2 को हम इरेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन हमारा क्या है। ये यहाँ पे क्या है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यकीन मानिए अगर आपने ये वाला समझ लिया है, √5 को इरेशनल प्रूफ करना सीख लिया, तो सेम पैटर्न पे ही √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, या √11 ही क्यों ना हो, आप उनको भी प्रूफ कर पाएंगे। बस थोड़ी सी बेसिक चीजें चेंज होंगी जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं फटाफट से कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें कह रहा है √5 इरेशनल प्रूफ कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कह रहा है प्रूफ करो ये इरेशनल है। इसका मतलब डाउट है ना क्वेश्चन को कि ये इरेशनल नहीं है। अब अगर इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? रैशनल। भाई और कोई तो ऑप्शन नहीं है ना, खड़े सिक्का वाला कोई ऑप्शन नहीं, या तो ऐड या तो टेन। तो अगर ये इरेशनल नहीं है, आपको डाउट है, तो फिर ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये रैशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम अज्यूम करते चलेंगे। अगर हमने जो माना है, जो चीजें हमने अज्यूम की है, अगर वो किसी भी एंड पॉइंट पे जाके गलत हो जाए, कहीं पर भी जाके अगर वो गलत हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने जो माना था वो गलत हो गया। और जहां ही तुम्हारी अजम्पशन गलत हो गई, तुमने दो ऑप्शन है, तुमने इसको मान के चले और यहाँ पे जाके गलत हो गए, इसका मतलब ये अजम्पशन ही गलत था। यानी करेक्ट आंसर क्या है? यही तो है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है √5 इरेशनल नंबर है, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत ही करेंगे दैट लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब कोई भी रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वेयर √5 इज इक्वल टू p/q या a/b, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्लियर है इतनी सी बात? हमने मान लिया है कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में होगा, और अगर p/q की फॉर्म में है जहां पे p और q क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब क्या हुआ कि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब अगर बीच में किसी भी पॉइंट पे ये मिल गया, यानी p और q का कोई कॉमन फैक्टर मिल गया, तो हमारा अजम्पशन वहीं पे ही गलत हो जाएगा और ये अपने आप ही क्या प्रूफ हो जाएगा? इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, तो हम इसको इस पॉइंट पे आते हैं, अपनी इस बात को प्रूफ करते हैं कि क्या जो हमने माना है वो सही माना है, उसको हम मान के सॉल्व करते हैं। √5 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मुझे इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ? वर्ग कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर √5 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 5, और ये हो जाएगा p² अपॉन में q²। सही बात है। q² डिवाइड दे रहा है, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू में q² आ गया इज इक्वल टू p²। इस बात का क्या मतलब है? 5 इंटू q² आपको मिल गया, यानी कि 5 में जब आप q कोई नंबर है, q कोई भी नंबर हो सकता है, जब आप 5 में q से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? p² आ रहा है। एक बात बताओ, मैंने कहा 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 10। यानी 2 जो है 10 का क्या है? एक फैक्टर है कि नहीं? 2 10 का एक फैक्टर है कि नहीं? आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे अगर आप लिखते हो 30 को आपने क्या लिखा? 5 इंटू 6। इसका मतलब 5 जो है 30 का क्या है? एक फैक्टर है, या 6 जो है 30 का क्या है? एक फैक्टर है। तभी तो 5 में किसी से मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है। ऐसे ही 5 में q² से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? p² आ रहा है। इस बात का ये मतलब हुआ कि 5 p² का फैक्टर है। 5 में q² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p² आ रहा है, दैट मीन्स 5 p² का एक फैक्टर है ना? हेंस सो 5 is a factor of
पी स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब एक बात, पी स्क्वायर है ना, क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर। अब अभी इस बात को हमने समझा था ना यहाँ पे कि अगर P ए स्क्वायर का डिवाइड दे सकता है तो वो A को भी डिवाइड देगा। अगर P ए स्क्वायर का फैक्टर है तो P A का भी फैक्टर होगा। यही पैटर्न यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं बताओ। अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, हेंस वी कैन से दैट 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। मतलब क्या है कि 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ही P आ रहा होगा। 5 में अगर किसी से मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर, सॉरी हाँ P स्क्वायर आ रहा है, 5 में किसी से मल्टीप्लाई करके आपको P स्क्वायर मिल रहा था। देखो यही तो हो रहा था। 5 में किसी Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है P। 5 में किसी से मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर मिल रहा है, तो 5 में किसी से मल्टीप्लाई करके आपको P भी मिल जाएगा। यही इस बात का मतलब है कि इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर देन 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5p का फैक्टर है, यानी p बराबर में क्या रहा होगा 5k। मतलब वेयर k इज एन इंटीजर, है ना, वेयर k इज एन इंटीजर। भाई 5p का फैक्टर है, यानी 5 में किसी से तो मल्टीप्लाई करके p आ रहा होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर लिया है, वही हमने मान लिया है क्या k, कि k जो है वो एक इंटीजर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट p। बस अब देखो ये तुम्हारी एक इक्वेशन सी थी, पहली इक्वेशन थी 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दोबारा से इसको ले आओ यहाँ पे, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या है 5k। तो मैं p को क्या लिख सकता हूँ 5k का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया 25k स्क्वायर। ध्यान दो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड देगा तो 25 को काट देगा कितनी बार में, 5 बार में, तो ये 5 इंटू के स्क्वायर हो गया। फिर से गौर करो इसी बात पे, 5 में किसी से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर। जैसे जब 5 में क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था तो पी स्क्वायर आया, इसका मतलब 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है। सिमिलरली जब हम 5 में, बड़ी तेज भग रहा है, 5 में जब हम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर, यानी 5 भी तो क्यू स्क्वायर का फैक्टर हुआ। 5 में किसी से मल्टीप्लाई करा, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा, तब जाके क्यू स्क्वायर आया। ये इसी बात का तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। हेंस अगर 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। भाई साहब खेल खत्म हो गया। आपकी पहली अजम्पशन ही यही थी कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये हमारा अजम्पशन था। लेकिन को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब हमने प्रूफ करा तो हमें क्या मिला कि 5 जो है वो P का भी फैक्टर है और 5 जो है वो Q का भी फैक्टर है। हेंस वी कैन से 5 is a common factor, 5 is a common factor of P and Q, P and Q, 5 is a common factor of P and Q, but this contradicts our assumption। आपकी जो अवधारणा थी, आपने जो माना था, ये तो उसके विपरीत काम कर रहा है ना, क्योंकि भाई कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो एक p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो p एंड q जो होता है वो को प्राइम की फॉर्म में होता है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो पूरी तरह से कट गया है। 2/3, 3/5, 6/7 ये कॉमन को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होता है। बट आपका जब प्रूफ मिला तो आपको क्या दिख रहा है कि 5 जो है वो p और q का भी कॉमन फैक्टर, p और q का कॉमन फैक्टर हो गया। तो यही तो हमने माना था कि को प्राइम है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जो तुमने माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हेंस आप डायरेक्ट लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, हेंस √5। भाई ये तो आपकी अवधारणा ही गलत हो गई, इसका मतलब जो तुमने माना था वो गलत हो गया।
तो अगर जो तुमने माना था वो गलत है, यानी तुमने माना था रैशनल, अगर वो गलत हो गया तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा, इर्रेशनल नंबर। हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। बताओ बताओ कैसी लगी जी। हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना था, हमने सिंपल सा मान लिया भैया इरेशनल प्रूफ करना है, छोड़ हम रैशनल मान लेते हैं। रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, p और q इंटीजर की फॉर्म में होंगे जहाँ पे वो को प्राइम जैसा रिलेशन करेंगे, दैट मीन्स दे डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अगर प्रूफ करते समय कहीं भी कॉमन फैक्टर मिल गया यानी मेरा अजम्पशन गलत हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मैंने प्रूफ किया भाई √5 इक्वल टू पी बाई क्यू था, मैंने क्या करा √5 इक्वल टू पी बाई क्यू मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे क्या मिला 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब 5 जो है वो पी स्क्वायर का कॉमन फैक्टर है, और अगर 5 पी स्क्वायर का कॉमन फैक्टर है तो भैया 5 पी का भी कॉमन फैक्टर होगा। इसी अगर 5p का कॉमन फैक्टर है यानी 5 में किससे मल्टीप्लाई करके क्या आता होगा p, 5 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके क्या होता होगा p, तो ये हमने p को मान लिया 5 के, जहां पे k कोई इंटीजर है। इस p की वैल्यू को हमने अपना जो पहला इक्वेशन था उसमें पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, यानी यहां से हमें क्या मिला कि 5 जो है वो भी क्यू स्क्वायर का क्या है कॉमन फैक्टर है, और अगर 5 क्यू स्क्वायर का कॉमन फैक्टर है तो 5 क्यू का भी क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा, यानी यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो 5 है वो p और q का एक कॉमन फैक्टर है, और अगर कॉमन फैक्टर है तो भैया गड़बड़ हो गई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, क्योंकि आपने माना था दैट दिस, यहां पे और लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। जो आपने माना था कि ये रैशनल नंबर है वो गलत हो गया, तो भैया आपका कहानी खत्म हो गया, आप गलत हो गए और ये इरेशनल प्रूफ हो गया। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे √2 √3 √7 सेम इसी पैटर्न पे होगा। चेंज क्या आएगा, जैसे मान लो अगर √2 कर रहे हो तो यहाँ 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 3 कर रहे हो तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 7 कर रहे हो तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। बस इतना ही चेंज आएगा, नथिंग एल्स विल चेंज, बाकी सारा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये जो बाकी के √2 √3 √7 वाले हैं ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर कर लें आप तो इसका मुझे मैसेज भेजेंगे ग्रुप पे कह रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे तो भेज नहीं पाओगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हाँ भाई हमसे हो गया। क्लियर है, तो दो पैटर्न पे मैंने कहा क्वेश्चन था, एक तो पिछला पैटर्न जो आपने देखा, दूसरा ये वाला पैटर्न और है जहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये भी एक सिंपल फॉर्म में ही है बट प्रोसीजर हमारा वही है। हमें क्या प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज अ इररेशनल नंबर। भाई इररेशनल है तो हम फिर से वही करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। इररेशनल में लफड़ा लग रहा है तुम्हें, तो एक काम करते हैं हम इसे क्या कर लेते हैं रैशनल नंबर मान लेते हैं, वेयर 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p बाई q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q are integers, p and q are इंटीजर्स या को प्राइम नंबर और इंटीजर्स। ठीक है भाई, इंटीजर्स की फॉर्म में ही तो होंगे, p और q जो क्या होंगे इंटीजर ही तो होंगे, सिंपल सी बात है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको रूट को छोड़ के बाकी सारे नंबर को इधर लेके आना है, आपको रूट को छोड़ के बाकी सारे नंबर इधर लेके आना है। यानी ये 2 √5 है, ये प्लस का 3 है, उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा p अपॉन q माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे में फ्रैक्शन में 1 आ गया। 2 √5 इज इक्वल टू q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q आएगा, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p, q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3q, सही बात है। 2 √5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में 2q। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा था भाई। p और q हमारे क्या है इंटीजर्स है, तो 3 + 2 √5 p बाई q की फॉर्म में, तो रूट को छोड़ के हम सब इधर ले आए। अब एक बात बताओ, p और q इंटीजर्स है, अगर इसमें कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो,
प्लस करो माइनस करो तो स्टिल वो इंटीजर या एक रैशनल नंबर ही तो बनेगा। बट √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हमें √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करने को नहीं मिलेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चनों में लिखा रहता है दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और अगर नहीं भी लिखा है ना तो ये इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि पहले हम इसको लिखेंगे फिर हम √5 को अलग से करेंगे, नहीं। √5 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रूवन पॉइंट होता है। हमें इस पूरे नंबर को दिखाना है तो इसलिए हमने इस रूट को ही क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सो नाउ P and Q are integers. P and Q are integers. So P minus 3Q upon में 2Q is also integer, है ना, और रैशनल नंबर। इनसे बनने वाला जो नंबर होगा वो भी तो इंटीजर्स की फॉर्म में ही होगा। भाई ये मान लो p और q इंटीजर है तो अगर q में 3 से मल्टीप्लाई करके p घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो भी इंटीजर होगा। q अगर इंटीजर है, q में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर बनेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। तो अभी भी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो स्टिल क्या है, इंटीजर है। बट क्या, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है ना। सो एक इर्रेशनल नंबर और इंटीजर्स आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इंटीजर्स का जो रिलेशन है वो इर्रेशनल नंबर के साथ नहीं है। सो यहां पे जो मिला है p minus 3q upon 2q is integer where but √5 is an irrational number. So √5 but √5 is an irrational number, so डायरेक्ट लिखोगे so this contradicts our assumption। भाई हमने तो माना था कि p और q क्या है, p और q इंटीजर्स है, तो उनसे जो बनने वाला नंबर है, pq से जो नंबर बन रहा है हमारा वो भी इंटीजर होगा, तो वो इंटीजर के ही बराबर हो सकता है ना। एक इंटीजर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, हेंस 3 + 2√5 is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, यहां पे हमें √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दो पैटर्न पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखें, खासकर इन दोनों क्वेश्चंस को देखें। इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको और करा दूंगा, मैं आपको चैनल पे भी शेयर कर दूंगा फोटोज़ वगैरह, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मुझे लगेगा कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया है तो मैं एक और पर्टिकुलर लेक्चर ले लूँगा इसी चैप्टर की, जिसमें हम डाउट्स को सॉल्व करेंगे या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं। हमने शुरुआत की थी अपने रैशनल नंबर की क्लास से, रियल नंबर से, जहाँ पे हमने सारा नंबर सिस्टम को समझा। हमने HCF LCM, फिर जो फैक्टराइजेशन का जो एल्गोरिदम है उसको हमने समझने की कोशिश करी। HCF LCM के बीच में रिलेशन समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमने काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश की है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने की कोशिश की है, कुछ और एक्स्ट्रा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे एंड यू स्टिल वांट कि हाँ एक और लेक्चर मिल जाए जहाँ पे हम कुछ अच्छे या नए किस्म के क्वेश्चन करें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर एक और लेक्चर ले लूँगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये दोनों सेशन मिला दिया जाए तो पूरा चैप्टर एंड होता है। आप इसका ज़रूर रिविजन करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम किसी और सब्जेक्ट के साथ हम दोबारा से इस चैनल पे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको दोनों ही वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर हुए होंगे। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।